हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम प्राचीन इतिहास को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एक ओवरव्यू जाना था, बेसिक सामान्य परिचय प्राचीन इतिहास के बारे में, कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। सामान्य परिचय में और कुछ थोड़ी और बातें करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के को प्रॉपर समझने के लिए स्टार्ट करने से पहले हमको और कौन सी बातें जाननी चाहिए। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। आइए हम शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। तो टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात करेंगे यहाँ पर प्राचीन इतिहास में। पहले भी हमने कुछ बेसिक ओवरव्यू ही लिया था, पृष्ठभूमि ही जानी थी। देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हमें सबसे पहले जानना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ प्राचीन इतिहास को समझने से पहले एएसआई को समझ लेते हैं। ठीक है, एएसआई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। एएसआई किस तरीके से काम करता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, नई दिल्ली। देखो, प्राचीन वस्तुओं की खुदाई वगैरह, उत्खनन वगैरह, एक्सप्लोरेशन के लिए जो भारत में जो सर्वेक्षण विभाग जो काम कर रहा है वो कौन सा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। कौन थे व्यक्ति उस समय? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कई बार आता ही है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग का शासनकाल था। ठीक है, 1857 का विद्रोह, केनिंग। तो उस समय केनिंग ही भारत में था, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। बाद में आगे चलकर इसको समाप्त कर दिया गया था लॉरेंस ने, लेकिन 1871 में फिर एक डिपार्टमेंट के रूप में वापस शुरू करा गया इसको। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। पहले महानिदेशक मैंने आपसे बात करी अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर उसके बाद सेकंड जेम्स बर्जेस बने थे। ठीक है, आपने सर जॉन मार्शल का नाम भी सुना होगा, जो आगे चलकर बनेंगे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय। वर्तमान में जो अभी महानिदेशक है वो यदुवीर सिंह आपके रावत है। क्लियर है थी बात? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ों की एक्सप्लोरेशन की बात होगी, लिटरेचर वगैरह, ये किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन इतिहास में हम जानेंगे। तो एएसआई के बारे में आपको ओवरव्यू थोड़ा सा जानना चाहिए। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ और चीज़ें समझते हैं, है ना। भारतीय इतिहास की हम पृष्ठभूमि देख रहे हैं, तो देख लेते हैं कि जो भारत जो वर्ड है, इसका नामकरण कहाँ से हुआ। ठीक है, तो महाभारत से हम अगर उठाते हैं तो वेद व्यास महाभारत के रचयिता, वो क्या बोलते हैं कि महाराजा दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश नाम पड़ा है। ठीक है, भारतवर्ष। अच्छा, ये तो लिटरेचर में बात हो रही है ना, साहित्य में। और अगर आप मुझे भारतवर्ष का जो जिक्र मिलता है, ठीक है, अभिलेख में, तो वो कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, भारतवर्ष का जो जिक्र कहाँ मिलता है आपको? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन में बात की गई है और यहाँ पर लिटरेचर में बात की गई है। क्लियर है बात? फिर अगर मैं बात करूँ, और वैदिक काल में ऋग्वेद में भी पता चलता है भरत नाम तो। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद क्या बोलता है कि ये भारत क्या था? कबीला था। ठीक है, भरत जन कबीला। भगवत पुराण के अनुसार क्या पता चलता है कि भारत का जो प्राचीन नाम क्या था? अजनाब। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना, अजनाब और हेमवत वर्ष। ठीक है, भारत के नाम पे भारत पड़ा है तो सबको पता ही है। भगवत पुराण के अनुसार क्या है आपका? अजनाब और हेमवत वर्ष। अच्छा, ईरानी जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोग बोल दो या फिर फारसी लोग। ठीक है, फारसी जो फारस से आए हैं, एक्चुअल में वो क्या प्रोनाउंसिएशन करते थे? स को ह करते थे। ठीक है, उनके जो बोलने में आता था, स को ह बोलते थे और द को ध बोल देते थे वो। ठीक है, तो उसी जब ये सिंधु वाले क्षेत्र में आए तो उसे सिंधु की जगह उसने क्या बोला? हिंदू। ठीक है, और वो वाले जो क्षेत्र आसपास के रहने वाले लोगों को क्या बोला गया वहाँ के? देखो, सिंधु को उन्होंने क्या बोला? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु से ही बन गया हिंदू, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कह दिया गया? हिंदू। और वो जो क्षेत्र था उसको क्या बोल दिया गया? हिंदुस्तान। ठीक है, ये बात किसने बोली? ईरानी लोगों ने। ठीक है, तो जो हिंदू वर्ड जो आया है वो किससे आया है आपका? ईरानियों से आया है। फिर अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, ठीक है, मत्स्य पुराण में क्या लिखा हुआ है? मत्स्य पुराण में क्या लिखा हुआ है कि आदि प्रजापति, ठीक है, और मनु, न्याय की व्यवस्था करने वाले मनु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी,
लेकिन उसको पालन पोषण करने के लिए किसको बनाया? मनु को। ठीक है, तो मनु किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है, तो उनके भरण पोषण करने के कारण ही इसको क्या बोला गया? भरत बोला गया। ठीक है, और जो शासन संचालित जहाँ हो रही थी उसे क्या बोला गया? भारतवर्ष कहा गया। ये बात मिलती है मत्स्य पुराण में। ठीक है, फिर यूनानी लोगों ने भी क्या नाम दिया? यूनानी लोगों ने इंडस का, और इसी से क्या बना? आपका इंडिया बना। ठीक है, फारसी लोगों ने हिंदू, उससे हिंदुस्तान। ठीक है, और यूनानी लोगों ने इंडस और इंडिया। अच्छा, हिंदुस्तान वर्ड आगे चल के तुर्क मुसलमानों ने ही कहा। ठीक है, तुर्क मुसलमानों ने भी कहा है हिंदुस्तान वर्ड। ठीक है, चीनी यात्री क्या बोलते हैं? ठीक है, चीनी यात्री जो भी भारत में है वो भारत को युन्तु बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, युन्तु वर्ड। ठीक है, युन्तु बोलते हैं। जैसे हेनसांग ने मध्य देश, उत्तरापद और दक्षिणापद का जिक्र करा है। क्लियर है बात? फिर अगर मैं आगे चलूँ आपसे, तो ईरान में एक अभिलेख मिलता है, शाहपुर प्रथम शासक था, है ना, उनका अभिलेख है नक्श रुस्तम। नक्श रुस्तम अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है हमें? हिंदुस्तान की जानकारी मिलती है पहली बार। ठीक है, विष्णु पुराण में भी क्या बताया गया? विष्णु पुराण में क्या बोला गया? समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह क्या है? भारत है, और वहाँ की संतानें क्या है? भारतीय। ये बात, ये डायरेक्ट टर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, डायरेक्ट लाइन पूछ ली जाती है विष्णु पुराण। अच्छा, इत्सिंग एक व्यक्ति था। ठीक है, इत्सिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो इत्सिंग आर्यवर्त शब्द का यूज़ करा है। ठीक है, आर्यवर्त एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? हिमालय के दक्षिण और विंध्याचल के उत्तर वाले क्षेत्र को क्या बोला गया? आर्यवर्त बोला गया। ठीक है, फिर एक आपको ब्रह्मवर्त भी मिल जाएगा। ठीक है, ब्रह्मवर्त सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सतलज और यमुना। ठीक है, ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश भी आपको मिल जाएगा, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं। ये सब भारत के ही क्षेत्रों के अलग अलग नाम है। कई बार आपको सुनने में आते हैं, कई बार आर्यव्रत बोल दिया, ब्रह्मवर्त बोल दिया, ब्रह्मर्षि देश बोल दिया। ठीक है, तो आर्यव्रत क्या है? हिमालय के दक्षिण और विंध्याचल के उत्तर वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ब्रह्मर्षि देश क्या है? आपका गंगा और यमुना दोआब वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ब्रह्मवर्त क्या है? सतलज और यमुना का क्षेत्र है। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा एक वर्ड है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म वर्ड का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब? 1816-17 में। ठीक है, तो हिंदुइज्म वर्ड कहाँ से आया? राजा राम मोहन राय द्वारा प्रयोग किया गया था। फिर एक प्रदेश के रूप में, ठीक है, भारत एक देश के रूप में, प्रदेश के रूप में पहली बार पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत का एक देश के रूप में जो जिक्र मिलता है वो आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है कि भारत एक देश है। ठीक है, और मनुस्मृति और भगत पुराण में इसको क्या बोला गया? देवनिर्मित बोला है। ठीक है, आजकल इतिहास में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पीछे से जाकर पूछी जाती है। ठीक है, कि पुराण में क्या लिखा हुआ है, ये क्या स्टेटमेंट है, तो ये वाली चीज़ें जो आती है वो यहीं से इस तरीके से उठकर आती है। ठीक है, तो एक और नाम जो मिलता है जम्बूद्वीप, आपने कई बार सुना होगा। तो जम्बूद्वीप जो नाम मिलता है वो कहाँ मिलता है? महावंश और अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, और ये इस तरीके से कुछ जम्बूद्वीप था, ये बात की। ठीक है, तो महावंश क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, और अशोक के अभिलेखों में जम्बूद्वीप नाम मिलता है। जम्बूद्वीप ही क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्ष दिखते हैं, जम्बू नामक वृक्ष की अधिकता के कारण। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये प्राचीन समय में भारत का नामकरण हो गया कि क्या क्या नाम थे भारत के। कुछ और चीज़ें हम जानते हैं, जैसे संस्कृत और पाली ग्रंथों में क्या मिलता है? भारत के 5 क्षेत्रों की जिक्र करी गई है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, उत्तर को उदीच्य बोला गया, मध्य को मज्जिम बोला गया, पूर्व को प्राच्य, पश्चिम को प्रातिच्य और दक्षिण को दक्षिणापद। ठीक है, इन 5 अलग अलग क्षेत्रों की बात हुई है। ठीक है, हेनसांग ने भी इन्हें 5 इंडीज़ कहा है, पंच भारत। ठीक है, तो पंच भारत या 5 इंडीज़ वर्ड किसने यूज़ करा है? हेनसांग ने कहा है। ठीक है, मत्स्य पुराण में भी 9 भाग बताए गए, ये 9 भागों के नाम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मत्स्य पुराण में बताया गया कि इंद्रदीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, गविस्तान, नागदीप, फिर उसके बाद सौम्य, गंधर्व, वारुण और सागर से घिरा हुआ भारत। ये बात किस में लिखी गई है? कि मत्स्य पुराण में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वरामिहिर की जो बृहद संहिता है उसमें भारत भूमि को क्या बताया गया? कूर्म की आकृति का। ठीक है, पुराणों में भुवन कोश और धनु आकृति का बताया गया। पुराणों के भुवन कोश में किसका बताया गया? धनुष आकृति का। ठीक है, दीर्घ निकाय में छकड़े की भांति बताया गया, और महाभारत में समभुजाकार आकृति का बताया गया। ठीक है, ये कुछ बातें थोड़ा सा मतलब जानकारी के हिसाब से ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसने क्या क्या नाम दिया, ठीक है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन प्राचीन भारत की कुछ लिपियों की बात करते हैं। यहाँ मैंने आपसे प्राचीन भारत के नामकरण की तो बात कर ली, लेकिन अब चलते हैं प्राचीन भारत में कौन कौन सी लिपियाँ चलती थी। ठीक है, तो भाई
लिपि बनाने का जो जनक माना जाता है किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने ही लिपि का आविष्कार किया। अच्छा लिपि है क्या? ठीक है, स्क्रिप्ट। ठीक है, लिपि को हम क्या बोल देंगे? स्क्रिप्ट बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो अ लिख रहा हूँ, तो ये अ ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ? ठीक है, यही क्या है? स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये क्या है? देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है। और अगर मैं मान लो कि मैंने लिखा जैसे एस लिखा, तो एस लिखा तो मैंने एस ऐसा ही क्यों बनाया? ये क्या है? रोमन स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और हिंदी जो लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट है, तरीका लिखने का तरीका ही स्क्रिप्ट है। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखते हैं कि नहीं? स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। ठीक है, लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, एक देश के रूप में भारत का जिक्र भी पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिला है हमें। ठीक है, पाणिनि व्याकरण के ज्ञाता थे। छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, कई सारे उपनिषद है, बृहद उपनिषद, उसी में एक और इंपॉर्टेंट है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? अक्षर शब्द का उल्लेख मिला है। ठीक है, और उसमें क्या बताया गया? स्वरों का संबंध किससे बताया गया? इंद्र देवता से बताया गया। ये बात किसमें लिखी गई? छांदोग्य उपनिषद में लिखी गई है। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज़ भी लगाई है जिससे आपको और बेहतर रूप से समझ में आएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो सिंधु लिपि की बात होती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिली है वो कौन सी है? सिंधु लिपि। ठीक है, जिसको आज तक क्या नहीं कर पाया अभी तक अपन? डिकोड नहीं कर पाए। अच्छा है डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है, डिकोड कर लेंगे तो सिलेबस ही बढ़ जाएगा, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ जाएगी, और वैसे ही सिलेबस इतिहास का ज़्यादा है, और डिकोड कर लिया तो सिलेबस में ही लिख देंगे, पढ़ो भाई सिंधु लिपि। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लिपि में मिलता है वो यू आकार का अक्षर मिलता है। ठीक है, देखो यहीं पर 3 बार आ गया, यहीं पर 3 बार आ गया। ठीक है, तो यू आकार का अक्षर सबसे ज़्यादा मिलता है। और आकृति में मछली की आकृति मिलती है। मछली की आकृति मेरे को तो नहीं पता इसमें कौन सी है। ठीक है, मछली की आकृति मिलती है। अक्षर में इन्होंने कहा यू आकार का है, और आकृति में मछली के आकार मिलता है। किसमें? सिंधु लिपि में। कैसी लिखी जाती थी? पहली लाइन जो होती थी वो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, और दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। ठीक है, अभी इसके अविकसित मानते हैं। अच्छा, ये जो तरीका है कि पहली लाइन कैसे लिखना आपकी राइट से लेफ्ट इस तरीके से, और दूसरी लाइन इस तरीके से। ठीक है, ये जो है इसको बोस्ट्रो-फ्रूडेन बोलते हैं। ठीक है, बोस्ट्रो-फ्रूडेन मेथड। ठीक है, और ये वर्ड्स जो समझ में नहीं आ रहे इसी कारण से इसको भावचित्रात्मक लिपि भी बोल दिया गया। ठीक है, तो सिंधु लिपि का एक नाम और क्या है? भावचित्रात्मक। मतलब कुल मिला के ऐसा भी कहा जाता है कि ये लिपि डिकोड नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? कोडिंग, मतलब बात हो रही, कोडिंग में बात हो रही है। ठीक है, भावों को चित्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है, इसलिए इसको भावचित्रात्मक बोल दिया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी एक योजना भी निकाली कि जो इस लिपि को डिकोड करके बताएगा उसको मतलब अच्छी प्राइस देंगे, करोड़ों में प्राइस देने वाले। ठीक है, तो ट्राई कर लो अगर हो सके तो। ठीक है, अभी तक तो वैसे डिकोड नहीं हुई है, कंप्यूटर से भी इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पाई अभी तक। ब्राह्मी लिपि की अगर हम बात करते हैं, अगली जो लिपि ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये वाली चीज़ पूछ ली जाती है कि कहाँ से कैसे लिखी जाती है, तो ये भी बाएं से दाएं। ठीक है, जैसे याद रख सकते हो ब्राह्मी बी से बाया। ठीक है, तो बाया लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादातर लिखी जाती थी? पाम के पत्तों पर। ठीक है, पाम के पत्तों पर लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन भारत की लिपि मानी गई है। ठीक है, अशोक के अभिलेख ज़्यादातर हमको ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेख किसमें? ब्राह्मी लिपि में। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे खरोष्ठी लिपि। ठीक है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर लिपियाँ सब दाएं से बाएं, सिर्फ ब्राह्मी बाएं से दाएं, तो याद रख सकते हो ब्राह्मी बाएं से दाएं। ठीक है, ब दोनों जगह वर्ड आ रहा है। तो ये कैसे आई भारत में? जब विदेशी यूनानी लोग आए तो उनके द्वारा भारत में विकसित हुई खरोष्ठी लिपि। ज़्यादातर आपको उत्तर पश्चिम, जो आज आपका पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल जाती है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शन जो वहाँ से मिलते हैं वो खरोष्ठी में है। भारत में जो उत्तर भारत, दक्षिण भारत में मिले वहाँ पर मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि है। एक आती है शारदा लिपि, तो ये कश्मीर में चलती थी, है ना। तो ये आप शारदा लिपि का देख सकते हो, और ये खरोष्ठी लिपि। कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे भी बताना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो भारत में लिपि चलती है, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, पंजाबी भाषा जो चलती है वो गुरुमुखी लिपि में होती है। ठीक है, कई बार पूछा गया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब इसी में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, फिर एक नंदिनागिरी लिपि, इसमें संस्कृत लेखन
में उपयोगी है, दक्षिण भारत में चलती थी, कर्नाटक क्षेत्र में फेमस थी नंदिनागिरी। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे कुछ और लिपियों के बारे में, एक सिद्ध मातृका लिपि भी है जो ब्राह्मी से ही निकली है। ठीक है, प्राचीन भारत की ये इसका फोटो है, बौद्ध ग्रंथों में इसका यूज़ हुआ है सिद्ध मातृका। अच्छा, अलबरूनी ने भी इसका जिक्र करा है सिद्ध मातृका लिपि का। फिर देवनागरी लिपि जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जितने भी हिंदी संस्कृत ये सब होते हैं देवनागरी लिपि में होते हैं। अच्छा, मराठी जो होती है वो मोडी लिपि में होती है, और मोडी लिपि जो निकली है वो देवनागरी से निकली है, और देवनागरी किससे निकली है? ब्राह्मी से निकली है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ तक कि आप ये कह सकते हो कि ब्राह्मी लिपि से ही गुरुमुखी लिपि भी निकली है, मतलब इनडायरेक्टली संबंध देवनागरी लिपि से ही है। ठीक है, तो मराठा की जो लिपि कौन सी है? वो मोडी लिपि है, मोदी नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ मैंने आपसे क्या बात करी? कुछ लिपियों के बारे में बात करी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा क्या देखा, एक और ओवरव्यू जाना कुछ चीज़ों को लेकर, कि जैसे हमने पहले लेक्चर में सामान्य परिचय की बात करी थी, फिर उसके बाद उसमें हमने संवंत देखा था, कैसे है संवंत के बारे में समझा था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, एडी, एनो डोमिनी, ये सब क्या होते हैं। फिर आज हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने आपसे बात करी, भारत के नामकरण की बात करी। ठीक है, किन किन नामों से बुलाया जाता है उसको, ये वो टॉपिक्स है ना। भले ही छोटे लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश ये रहती है कि ये वो टॉपिक्स है कि कहीं छूटे ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, कुछ लिपियों की बात करी, ठीक है, भाषाओं की बात भी करेंगे आगे अपन, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे पाषाण काल को समझेंगे। ठीक है, पाषाण काल वो समझेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस तरीके से क्रोनोलॉजी आगे बढ़ेगी अपनी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा इसमें। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करिए अपन ने सबसे पहले। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद रखना। ठीक है, द भिल्सा टोप्स है ना, इनकी किताब का नाम है, और इनका जो एक मुख्य रूप से इन्होंने जो एक्सक्लेमेशन वगैरह करे थे, अशोक के अभिलेखों का अध्ययन भी करा इन्होंने। ठीक है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। फिर उसके बाद नामकरण देखा हमने, अलग अलग पुराण, महाभारत, ये सब क्या बोलते हैं, हिंदू नाम किसने दिया। ठीक है, ईरानियों ने दिया। फिर उसके बाद आपका हिंदुस्तान क्या बोलता है, चीनी यात्री क्या बोलते हैं, युन्तु बोलते हैं, यूनानी लोग क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान लिखा हुआ कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। शाहपुर प्रथम का नक्शे रुस्तम अभिलेख। ठीक है, जम्बूद्वीप नाम मिलता है। क्लियर है। कुछ भौतिक स्वरूप की बात करी। ठीक है, भौगोलिक रूप से कैसा विभाजन है। लिपियों की बात करी। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज चाहो तो नोट भी कर सकते हो इन चीज़ों को, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, तो आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ बातें ऐसी है जो बोर्ड पर भी लिखनी पड़ती है, और कुछ बातें ऐसी रहती है जो मौखिक रूप से बोली जाती है। तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो प्रॉपरली सभी चीज़ें नोट करा करो, और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF इसकी मिल ही जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे इसी तरह की कंटिन्यू सीरीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, बने रहे। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।